नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो देश की आजादी के अमृत वर्ष पर कांग्रेस सेवा दल ने आज ही नहीं बल्कि पिछले कई दिनों से आजादी गौरव यात्रा की शुरुआत की थी साबरमती से, आपको याद होगा, जिसका आज दिल्ली में समापन हुआ है। और इस समापन के मौके पर सोनिया गांधी मौजूद थीं। आपको बताऊं कि लगभग 1300 किलोमीटर की इस यात्रा की शुरुआत साबरमती से हुई थी और देश के अलग अलग हिस्सों से होते हुए ये यात्रा पहुंची कांग्रेस सेवा दल के। कांग्रेस ने भी एक अलग यात्रा निकाली थी, लेकिन कांग्रेस सेवा दल की यात्रा जो है वो दिल्ली पहुंची और वहां इस अवसर पर सोनिया गांधी ने सेवा दल के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। जिस समय सोनिया गांधी सेवा दल के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रही थी, ठीक उसी समय ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट या कहें तो प्रवर्तन निदेशालय, इनकी तरफ से सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पते पर एक सम्मन थमाया जा रहा था, नोटिस थमाया जा रहा था। दरअसल बीजेपी को अपनी सत्ता खोने, चुनाव में हारने और विपक्ष आगामी चुनाव में हारने की बात कर रहा हूं, और विपक्ष के सवालों का इतना डर है कि वो अपने बचाव के लिए बार बार जांच एजेंसियों को ढाल की तरह इस्तेमाल करती है। ये बात कई बार जाहिर हो चुकी है। अब एक बार फिर बीजेपी सरकार में जांच एजेंसियों का प्रहार जो है वो विपक्ष के नेताओं पर हुआ है और इस बार निशाना सीधे सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर है। जी हां, 8 साल पुराने नेशनल हेराल्ड केस में अब ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को पेश होने के लिए समन भेजा है। और ये पेशी जो है राहुल गांधी की कल यानी 2 जून को है और सोनिया गांधी की पेशी 8 जून को है। राहुल गांधी ने 2 जून के लिए कि कल मैं नहीं आ सकता क्योंकि मैं विदेश में हूं, इसके लिए एक खत लिखा है, चिट्ठी लिखी है ईडी और सीबीआई के निशाने पर। अब अभी तक आप जानते हैं कि एनसीपी के नेता, शिवसेना के नेता, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता, समाजवादी पार्टी के नेता, बसपा के नेता, आम आदमी पार्टी के नेता आप जानते हैं अभी गिरफ्तार हो चुके हैं। सत्येंद्र जैन का नाम आप सब अच्छी तरह से जान रहे हैं। उनके अलावा टीएमसी के नेता, डीएमके के नेता, ऐसे तमाम पार्टियां जो हैं उनके नेता ईडी के निशाने पर रहे हैं, सीबीआई के निशाने पर रहे हैं। इनमें से कुछ पार्टी के नेताओं से इस वक्त भी पूछताछ चल रही है, जिसमें सत्येंद्र जैन है, जिसमें अगर आप महाराष्ट्र जाएं तो बहुत सारे नाम हैं। तो यह सारी चीजें चल रही हैं। कांग्रेस में भी आपको याद होगा कि पी चिदम्बरम और उनके बेटे को, कार्ति चिदम्बरम को, जांच एजेंसियों का नोटिस मिलता रहा है। इससे पहले चिदम्बरम साहब जो हैं गिरफ्तार हो चुके हैं, उनके बेटे गिरफ्तार हो चुके हैं, जमानत पर हैं। ये सारी चीजें आप लोगों को पता है। लेकिन अब मोदी सरकार में सीधा वार सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर किया जा रहा है। ईडी के इस तरह समन भेजे जाने से अब राजनीति जो है, सियासत देश की तेज हो गई है और खासकर कांग्रेस की तरफ से पलटवार किया गया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं सुरजेवाला, रणदीप सिंह सुरजेवाला, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि मुद्दों को भटकाने में माहिर मोदी सरकार ने कायराना साजिश की है। नेशनल हेराल्ड मामले में प्रधानमंत्री मोदी ने ईडी से समन भिजवाया है। साफ है कि तानाशाह डर गया है। साफ है कि शासन के सभी मोर्चों पर अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए देश को गुमराह कर रहा है। ये कह रहे हैं रणदीप सुरजेवाला। लेकिन दूसरी तरफ रणदीप सुरजेवाला ने इस मसले को, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रहे थे, हर दिन आप जानते हैं 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है कांग्रेस की, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो अपने आगे के बयान को, आगे के वक्तव्य को बताने के लिए, मीडिया के सामने रखने के लिए अभिषेक मनु सिंघवी को उन्होंने आगे कहा कि आप बात कीजिए, आप बताइए। अभिषेक मनु सिंघवी को आप जानते हैं अच्छी तरह से, वो वकील भी हैं। तो अभिषेक मनु सिंघवी ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको पढ़ के यहां सुना देता हूं, ताकि आप लोगों के बीच भी ये बात आए कि आखिर क्या कुछ चल रहा है कांग्रेस की तरफ से और बीजेपी की तरफ से, या सरकारी पक्ष की तरफ से, या ईडी की तरफ से, प्रवर्तन निदेशालय है या सीबीआई है या कुछ और है, इनकी तरफ से क्या कुछ हो रहा है। इस पर तो चर्चा हम करेंगे ही अगले 1 घंटे। तो सिंघवी साहब कह रहे हैं कि ये इतना ज्यादा मनगढ़ंत आरोप है कि एक प्रकार से मजाकिया है। सत्तारूढ़ पार्टी अपने हर राजनीतिक विरोधियों पर अटैक करती है। ये प्रतिशोध की भावना से किया जा रहा है। 2014 और 15 से इस मामले में अदालती सुनवाई चल रही है। अभिषेक मनु सिंघवी इतना ही नहीं कहे, वो आगे भी कहते हैं कि अब 7 साल बाद इसमें ईडी को लाया गया है, जहां कोई पैसा या प्रॉपर्टी का स्थानांतरण
का मामला जो है वो भी नहीं है, यहाँ किसी पैसे और इसका हेरफेर का मामला नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा किया जा रहा है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को यहाँ क्यों लाया जा रहा है, ये सवाल कर रहे हैं। और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला कैसे इसमें आ गया? एजेएल को मजबूत करने के लिए, उस पर कर्ज को हटाने के लिए उसे इक्विटी में परिवर्तित किया गया। ये काम बिल्कुल वैध है। इससे जो पैसा आया उससे कर्मचारियों को भुगतान किया गया, उनको सैलरी दी गई। तो कांग्रेस ने साफ साफ कहा है कि पार्टी ऐसे नोटिस से डरेगी नहीं और पूरी ताकत से इसका सामना करेगी। कांग्रेस ने इसे राजनीतिक द्वेष का मामला बताया है। तो आज बदले की राजनीति के इस चलन पर हम बात करेंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले कांग्रेस की तरफ से जो उनके प्रवक्ता हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है वो देखेंगे और आगे बढ़ें और ये समझें कि क्या ईडी के बहाने सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर वार करके सीधा जो है अब मोदी सरकार कांग्रेस को निशाने पर लेना चाहती है, और क्या आने वाले समय में सोनिया और राहुल ये भी गिरफ्तार हो सकते हैं। ये तमाम मसलों पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी मौजूद हैं। आइए सबसे पहले आपका उन सबसे परिचय करवाऊं और फिर आगे बढ़ें। हमारे साथ इस वक्त 4 वरिष्ठ साथी मौजूद हैं। जेपी सिंह साहब हैं और वकालत को, कानूनी दांव पेच को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए स्पेशली जेपी सिंह साहब को यहां बैठाया हूं कि इस कानूनी दांव पेच को जरा बताएंगे, समझाएंगे। साथ में सुनील शुक्ला जी हैं, अपनी बेबाक टिप्पणी के लिए जाने जाते हैं सुनील शुक्ला जी, और साथ में हमारे साथी वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत टंडन जी हैं, कांग्रेस को बहुत नजदीक से जानते हैं। जरा कांग्रेस के खेमे में क्या कुछ चल रहा है इसको लेकर के वो भी बताएंगे प्रशांत टंडन जी। साथ में हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, अपनी टिप्पणी के लिए वो भी जाने जाते हैं। तो आप तमाम चारों दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सबका इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। स्वागत आप तमाम साथियों का जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं, आप सबका भी जो इस कार्यक्रम में आप भी हिस्सा बनते हैं अपने विचारों से, अपने कमेंट के जरिए। कमेंट बॉक्स में जो आप कमेंट लिखते हैं तो उसे मत रोकिए, कमेंट जो भी मन में आए लिखिए, लेकिन जो मसला है, जो सब्जेक्ट है आज का, उससे रिलेटेड कमेंट हो तो ज्यादा अच्छा है। क्या ये मामला, ये सवाल जो है, ये आप सबके, आप तमाम साथी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आपके सामने भी, आप भी अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए और बताइए कि क्या ये ईडी का जो नोटिस है, समन है, ये डरी हुई बीजेपी सरकार है या कुछ और है? क्या ये डराने की कोशिश है राहुल गांधी, सोनिया गांधी के जरिए कांग्रेस? क्योंकि अब जो अगला इलेक्शन है, खासकर 2 राज्यों में, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में, इन दोनों राज्यों में कांग्रेस मजबूती के साथ सामने खड़ी है और अब अभी इस वक्त तक कांग्रेस को बैकफुट पर लाने के लिए कोई भी मसला, कोई भी मामला ऐसा सामने नहीं नजर आ रहा है बीजेपी के सामने जिससे बैकफुट पर कांग्रेस आए। क्या उसके लिए है, या मोदी सरकार में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हो, सीबीआई हो, आईटी हो, जो भी, ये सब बहुत ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं? क्या ऐसा है? बहुत सारी बातें, और इन सब सवालों के बीच सबसे पहले चलेंगे हम रणदीप सुरजेवाला ने क्या कुछ कहा है, अपने विचार, कांग्रेस के विचार सुनना यहां जरूरी है क्योंकि आरोप कांग्रेस के ऊपर लग रहा है, इसलिए जानना जरूरी है कि क्या कुछ कह रही है कांग्रेस। आइए उनके प्रवक्ता क्या कुछ कह रहे हैं जरा सुन लेते हैं, फिर सीधे कुछ सवालों के साथ अपने चारों वरिष्ठ साथियों के बीच आऊंगा और एक एक कर उनके विचारों को भी सुनेंगे। आइए सुनते हैं रणदीप सुरजेवाला। डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, सीना ठोक कर लड़ेंगे। अंग्रेजी हुकूमत को जड़ से उखाड़ने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साल 1937 में नेशनल हेरल्ड अखबार निकाला, जिसके प्रणेता थे महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, श्री पुरुषोत्तम दास टंडन, आचार्य नरेंद्र देव, रफी अहमद किदवई, ये लोग थे। अंग्रेजों को इस अखबार से इतना खतरा महसूस हुआ कि उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेशनल हेरल्ड पर बैन लगा दिया, जो 1945 तक चलता रहा। आजादी के आंदोलन की आवाज बने इस अखबार का मूल मंत्र तब और अब दोनों समय था, आजादी खतरे में है, अपनी पूरी ताकत से इसकी रक्षा करें। आज फिर उस समय की अंग्रेजी हुकूमत का समर्थन करने वाली विचारधारा आजादी के आंदोलन की इस आवाज को दबाने का घिनौना षड्यंत्र कर रही है। इस षड्यंत्र के मुखिया
स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं और उनका हथियार, उनका चहेता और पालतू ईडी है। देश को गुमराह करने के लिए आए दिन मुद्दों को भटकाने की राजनीति में माहिर मोदी सरकार अब बदले की भावना में अंधी हो गई है। जिस मानसिकता ने अंग्रेजों का साथ दिया था, आज गुलामी की प्रतीक वो मानसिकता आजादी की कुर्बानियों से प्रतिशोध ले रही है। इस बार उन्होंने एक नई कायराना व डरपोक साजिश की है। नेशनल हेराल्ड मामले में अब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी व हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी को ईडी से नोटिस जारी करवाया है। साफ है कि तानाशाह डर गया है। साफ है कि शासन के सब मोर्चों पर अपनी नाकामियों को छुपाने में विफल तानाशाह छटपटा रहा है। देश को गुमराह करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व के खिलाफ एक घिनौना और कायरतापूर्ण षड्यंत्र रचा जा रहा है। उसके सारे तथ्यों को लेकर आज अभिषेक सिंघवी जी आपके बीच उपस्थित हैं। तो आप सुन रहे थे, अभी रणदीप सुरजेवाला अपनी बात रख रहे हैं और जो कुछ यहां आरोप लगा रहे हैं सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम, उनकी सरकार पर, ये आपने सुन लिया। सीधा आना चाहूंगा जेपी सिंह साहब आपके पास ही, क्या कुछ कहेंगे इस पूरे मसले पर? इसको किस नजरिए से आप देखते हैं? क्या ये मामला ईडी तक पहुंचने वाला है? देखिए, ईडी जो है वो अब सीबीआई की जगह ईडी ने प्रमुख रूप से जो है स्थान ले लिया है और उधर एनआईए ने ले लिया है। क्योंकि सीबीआई के अस्तित्व पर ही सवाल है और असम में आपके गुवाहाटी हाई कोर्ट ने सीबीआई को कहा कि ये दिल्ली इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत है, इसलिए ये जो है अवैध है, ये पूरे देश में लागू नहीं हो सकता। तो नया जो है संगठन बनाने की जगह इन्होंने जो है वो एनआईए इधर बनाया और इधर ईडी जो है बनाया तो कांग्रेस का ही समय था, लेकिन इन्होंने उसको कायदे से सक्रिय किया। और ईडी का अब एकमात्र काम रह गया है कि जहां सीबीआई खत्म करे वहां से ईडी शुरू करे, ताकि अगला आदमी कानून में उलझता रहे। अभी आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने साफ कहा कि हमें एक अम्ब्रेला संगठन की जरूरत है जिसमें सारी जांच एजेंसियां समाहित हो और जिस समय किसी के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो उसी समय ये तय हो जाए कि कौन सी एजेंसी करेगी। ये कोई तरीका नहीं है कि एक ने किया तो दूसरी भी शुरू हो गई, दूसरी का खत्म हुआ तब तक तीसरी शुरू हो गई, तीसरी का जो है उसमें अगर रिलीफ मिल गई पीड़ित को तो चौथी शुरू हो गई। तो ये एकदम सेम केस है। अब आप सोचिए, ये प्राइवेट कंप्लेंट सुब्रमण्यम स्वामी की 12-13 की है, जिस पर सब मामला पड़ा हुआ था। 2014 में जब मोदी जी की सरकार आई तो ईडी ने जांच शुरू की और राहुल और सोनिया गांधी को घेरने की कोशिश शुरू हुई। ये ऐसे नहीं, ये दोनों लोग कोर्ट पहुंच गए। 19 दिसंबर 2015 को निचली अदालत ने इस मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी को जमानत दे दी 15 में। इसके बाद ये लोग इसको क्वैश कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है कार्रवाई को रद्द करने से तो इनकार किया, लेकिन इस मामले के सभी 5 आरोपियों सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा जो अब स्वर्गीय हो गए हैं, ऑस्कर फर्नांडिस जो अब स्वर्गीय हो गए हैं और सुमन दुबे को, उनके बारे में नहीं मालूम किया है कि नहीं, वो व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दे दी थी। अब इसके बाद सीबीआई ईडी शांति से बैठ गई। अब 15 के बाद या समझिए 16, तो 15 में ही जमानत मिल गई थी। उसके बाद अचानक 2022 में आप पूछताछ के लिए बुलाते हैं। आप ये बताइए, आखिर इस क्या कहते हैं एक्ट में ये प्रावधान क्यों नहीं है कि जो भी ईडी की जांच शुरू होगी उसकी एक सीमा होगी, 3 साल में, 5 साल में, 7 साल में। अब जमानत अगर किसी को मिल गई तो क्या आप अनंत काल तक चलेंगे? दूसरा, आज तक ईडी की तरफ से या ईडी के लिए गवर्नमेंट ने श्वेत पत्र नहीं जारी किया कि ईडी ने जिनके जिनके खिलाफ संपत्ति जब्त की, जिनके जिनके खिलाफ कार्रवाई की, उनमें कितने लोगों को अभी तक ईडी सजा दिला पाई। आपको जानकर आश्चर्य होगा
आपने पी चिदम्बरम का भी नाम लिया था। पी चिदम्बरम के खिलाफ जब ईडी की कार्रवाई हुई थी और चिदम्बरम गिरफ्तार हुए थे, तो इनका दिल्ली में जोरहाट बाग या जोर बाग क्या कहते हैं, वहां पर जो इनका बंगला था वो सीज हो गया था। पीएमएलए कोर्ट ने सबूत के अभाव में उस बंगले को रिलीज कर दिया। आपने खबर कहीं पढ़ी? क्यों? क्योंकि गोदी मीडिया ने जो है खबर को खा लिया। इसके अलावा आप मीसा भारती के बारे में आजकल आप सुन रहे हैं कि जब लालू प्रसाद यादव दिल्ली में रहते हैं तो मीसा भारती के फार्म हाउस में रहते हैं। ये वही फार्म हाउस है जिसको पीएमएलए के तहत जो है वो ईडी ने जब्त किया था, लेकिन इसे भी जस्टिस मनमोहन सिंह थे, उन्होंने रिलीज कर दिया क्योंकि इसमें भी कोई सबूत नहीं था। तमाम और मामलों में, बड़े बड़े मामलों में प्रॉपर्टी रिलीज हो गई जो इन्होंने दिखाने के लिए सीज किया था, कहीं छपा नहीं। क्यों? क्योंकि इन्होंने कॉपी एंड पेस्ट चार्जशीट लगाई है। कॉपी एंड पेस्ट मैंने दूसरे चार्जशीट में पूरा पहला का पहला उठाया और इस चार्जशीट में जो है कॉपी पेस्ट कर दिया। उसको उन्होंने जो है पकड़ लिया। पकड़ने के अलावा तमाम जो है अर्थ बताने की मतलब प्रॉपर्टी रिलीज हो गई। लेकिन आप जब पढ़ते हैं तो गोदी मीडिया या प्रिंट मीडिया में भी बहुत से लोग ये चलाते हैं कि साहब इतनी प्रॉपर्टी इनकी ईडी ने सीज की। लोग बड़ा खुश होते हैं, बड़ा प्रॉपर्टी सीज हो गई। और कब बंद दरवाजे से कोर्ट से वो रिलीज हो गई, इसके बारे में पूरी खबर खा जाते हैं या पूरी सूचना खा जाते हैं। जो जागरूक रहते हैं या आप जो इकोनॉमिक्स टाइम्स पढ़ते हैं तो इकोनॉमिक्स टाइम्स में इस तरह की खबरें जो है आती है कि पीएमएलए कोर्ट से कौन सी प्रॉपर्टी रिलीज हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बाकी इकोनॉमिक्स टाइम्स में छप गई, बाकी और गोदी मीडिया में जो हिंदी भाषी अखबार है उन तक खबरें नहीं पहुंचती, क्योंकि पीटीआई नहीं जब खबर नहीं उठाएगी तो इतना तो उनका सोर्स है नहीं कि वो जो है वो पीएमएलए कोर्ट में अपना एक रिपोर्टर रखें देखने के लिए कि रोज क्या जजमेंट हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि ये शुद्ध रूप से ये राजनीतिक द्वेष के तहत फिर से ये सब संबंध जारी हुआ है उनसे पूछताछ के लिए, और एक इशू बनाने की कोशिश की गई है। जो 2 राज्यों का चुनाव जो आप कह रहे हैं उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है 2024 का लोकसभा चुनाव, जिसमें एकदम मोदी जी का मामला एकदम दांव पे लगा हुआ है, उनका अस्तित्व दांव पे लगा है। एक तो उनको अब आंतरिक सत्ता संघर्ष पार्टी में जो शुरू हो गया है उससे उनको निपटना है, दूसरा जो है जनता के तमाम असंतोष से निपटना है। अब आप ये सोचिए कि जब वो हार्दिक पांड्या को ले रहे हैं अपनी पार्टी में, और हार्दिक पांड्या जो है पानी पी पी करके मोदी और शाह को गाली देते थे, तो क्या मोदी और शाह को जो गाली देते थे उसका प्रायश्चित उन्होंने किया? इतना गाली देने वालों को बीजेपी जो है अपने यहां लेगी, लेकिन जो राजनीतिक उनकी जो है वो मजबूरी है जिसके तहत उनको लगता है कि किसी भी प्रकार जीतना है, तो जो गाली दे रहा है उसको भी लेने के लिए वो इस समय बाध्य है। अब आप इसको सत्येंद्र जैन के साथ भी जोड़ के दे सकते हैं। ऐसे भी माना जाता है कि बी टीम है आपका, क्या कहते हैं, अभी कुछ देर पहले एक पत्रकार मित्र चर्चा कर रहे थे, तो बी टीम माना जाता है कि भाई आरएसएस ने पूरा जो है आपके अन्ना आंदोलन को समर्थन किया था जिससे केजरीवाल एंड कंपनी निकली हुई है। तो अब सत्येंद्र जैन पकड़े गए हैं तो अब कांग्रेस का भी कोई होना चाहिए। हो सकता है कि आज जो है अखिलेश आजम खान से मिले हैं तो कल अखिलेश के यहाँ भी ईडी पहुंच जाए, कोई ताज्जुब की बात नहीं है। जी सिंह साहब, बिल्कुल बहुत सारी बातें आप अंदर खाने क्या कुछ चल रहा है वो बता रहे हैं, और आगे अभी आपके पास आता हूं। हार्दिक पांड्या नहीं, हार्दिक पटेल की बात आप कर रहे थे और बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी जी बिल्कुल, हार्दिक पटेल की बात, और बिल्कुल पानी पी पी करके कोसते थे। और यही तो राजनीति, यही सियासत है कि आप कल तक किसी को कोसते रहे और आज वहीं जाकर के एक साथ मंच साझा करते हैं। और कल 2 तारीख है, सबकी नजरें, सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि क्या हार्दिक पटेल बीजेपी ज्वाइन करते हैं। लेकिन इससे पहले आज एक और बड़ी खबर आई कि सौरभ गांगुली ने एक ट्वीट करके तहलका मचा दिया कि 30 साल से मैं जो काम कर रहा हूं, यानी कि क्रिकेट में हूं, और अब कुछ नई पारी शुरू करने और वैसी पारी शुरू करने की कोशिश कर रहा हूं जिससे आम जनता को फायदा हो। तो इससे बहुत सारे कयास लग रहे हैं। और इससे पहले एक खबर यह भी आई कि सौरभ गांगुली ने बीसीसीआई को टाटा बाय बाय कह दिया है, इस्तीफा दे दिया है। लेकिन उसके बाद जय शाह जो अमित शाह के बेटे हैं और उसी दम पर वो बीसीसीआई के सेक्रेटरी बने हुए, ये कहा जा सकता है यहां पर, इसलिए कह रहा हूं। तो उन्होंने एएनआई न्यूज एजेंसी को बाइट देकर के बताया कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। उन्होंने, यानी कि सौरभ गांगुली ने अभी इस्तीफा नहीं दिया है। अंदर खाने क्या कुछ चल रहा है, एक बात इसमें और जोड़ दूं, जो खबरें जो छन छन के आ रही हैं वही आप तक बता रहा हूं। क्या कुछ होने जा रहा है, सौरभ गांगुली बीजेपी में जाएंगे नहीं जाएंगे सेकेंडरी,
यहां पर सौरव गांगुली की बात थोड़ा सा डाइवर्स कर रहा हूं, आऊंगा फिर से सोनिया गांधी और राहुल गांधी और ईडी और बीजेपी पे, लेकिन बीजेपी कहां कैसे डरी हुई है वो सब यहां बताने रखने की कोशिश कर रहा हूं। इसलिए तीसरी बात ये कि अभी 6 मई को अमित शाह पहुंचे थे कोलकाता और उस दौरान मुलाकात हुई थी सौरव गांगुली और अमित शाह की, और मई का महीना बीता है, आज 1 जून है और आज कहा जा रहा है कि सौरव गांगुली अब उस जो पुराना काम है उसको छोड़ने का मन बना चुके हैं और हो सकता है कि बीजेपी ज्वाइन कर ले। तो बहुत सारी बातें सियासी गलियारों में चल रही हैं, इसका क्या हश्र होता है, इसका क्या असर होगा, आने वाले समय में देखेंगे। अभी हम आगे बढ़ेंगे और सुनील शुक्ला जी आपके पास आना चाहूंगा। ईडी के बहाने सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर वार, ये जो नोटिस है, ये जो समन है, क्या आपको लगता है कि जिस प्रकार पहले ईडी अभी तक जितनी चीजें होती जा रही हैं, देखिए मैक्सिमम केसेस में जो पिछले साल 2 साल में हम लोग देख रहे हैं, ईडी का नोटिस जाना, ईडी का समन जाना, पूछताछ के लिए बुलाना, 2 घंटे 4 घंटे 8 घंटे पूछताछ करना, उसके बाद ईडी के जरिए गिरफ्तार कर लेना, क्या आपको लगता है कि इस मसले में भी वही आगे होते हुए हम देख रहे हैं? देखिए राजीव जी, गांधी और राहुल गांधी को गिरफ्तार करना तो मैं नहीं समझता कि इनके लिए संभव होगा, और अगर इनकी गिरफ्तारी ये लोग कराते हैं तो ये इनके लिए बड़ा आत्मघाती होगा। ये डराने से ज्यादा जो मैं महसूस करता हूं वो ये है कि वह कांग्रेस को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश है। यह हमेशा जो बताते रहने के बाद जो सत्तारूढ़ दल करता है कांग्रेस के लिए कि ये भ्रष्टाचार के जनक हैं, इनके राज्य में केवल भ्रष्टाचार हुआ है, सार्वजनिक धन का दुरुपयोग हुआ है, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है, सरकारी पैसे का इन लोगों ने अपने पार्टी के लिए, अपने निजी फायदे के लिए इसका दुरुपयोग किया है। इस तरह की बात को हवा देने के लिए यह कार्रवाई की गई है, कांग्रेस को डिस्क्रेडिट किया जा सके। ये जो होने वाले राज्यों के चुनाव है और आगामी 2024 का लोकसभा का जो चुनाव है, सबसे बड़ी चीज है कि 2015 में जब जिस केस में इन दोनों नेताओं को एक अदालत के द्वारा जमानत मिल चुकी है, तो 2015 से लेकर के 2022 तक 7 साल तक ये ईडी करती क्या रही, और ये ईडी इन नेताओं के मामले में उसी समय क्यों जागती है जब चुनाव होने को होता है। बीजेपी के लोग बहुत ही मासूमियत के साथ एक अपना तर्क देते हैं कि किसी भी संस्था को किसी काम करने से कैसे रोका जा सकता है, इस बिना पर काम करने से कैसे रोका जा सकता है कि चुनाव होने वाला है। बिल्कुल नहीं रोका जाना चाहिए, लेकिन ये सवाल इस बात का नहीं कि चुनाव के समय इनको रोका क्यों जाए। सवाल यह है कि चुनाव के पहले क्या करते हैं। चुनाव जब नहीं हो रहा होता है, इनको तो चुनाव कराना नहीं है, इसे चुनाव से कोई मतलब नहीं है। तो जब 2015 में 2011-12 का मुकदमा है, 2015 में इनको जमानत मिली, उसके बाद कोर्ट ने इनको निजी अपीयरेंस से छूट दे दी, तो यह एजेंसी कर क्या रही थी कि अब तक इसके पास कोई जानकारी ही नहीं है, और जब चुनाव शुरू हुआ तो आपने नोटिस देना शुरू कर दिया। ये केवल और केवल जो है ये स्थिति है कि ये कांग्रेस को डिस्क्रेडिट करने की और कांग्रेस के नेताओं को तमाम कानूनी पचड़ों में फंसाए रखने की कोशिश है। हालांकि कांग्रेस एक बड़ा संगठन है, तमाम इनके साथ लोग हैं, इन चीजों से इनके सामने कोई समस्या आती नहीं है। खैर, लेकिन सवाल यह है ना कि आप ये देखिए कि जो बात है, जो सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा कि एक अम्ब्रेला इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी होनी चाहिए और समयबद्ध तरीके से आप काम करें, उस पर सरकार कोई ध्यान नहीं देती, जिससे एक गुणवत्ता पर गवर्नेंस सामने आएगा, उस पर आपका ध्यान नहीं, क्योंकि तब आपको उत्पीड़न की कार्रवाई करने का मौका नहीं मिलेगा। किसी भी सामान्य आदमी को समझ में आएगा कि यह बदले की कार्रवाई है और सरकार के दबाव में इस एजेंसी ने काम किया है। जो जयप्रकाश सिंह ये बात कर रहे थे कि इनके न्यायालय में इनके आरोपों के साबित होने का जो प्रतिशत है, पॉइंट कुछ है अब तक के। दुनिया भर के लोगों के खिलाफ उन्होंने जांच शुरू की, दुनिया भर के लोगों को उन्होंने सम्मान किया, तमाम लोगों को गिरफ्तार किया, तमाम लोगों को उन्होंने जेल भेजा, लेकिन कोर्ट ऑफ लॉ में ये कहीं भी इनकी जांच साबित नहीं हो पाई, कहीं भी स्टैंड नहीं कर पाए और अपने आरोपों को, अपनी जांच पड़ताल को, अपनी चार्जशीट को अदालतों में साबित नहीं कर पाए। तो ये तो स्वाभाविक सी बात है कि ये तो आपका रिकॉर्ड है। जब तथ्य आपके सामने है, इससे प्रमाणित होता है कि आपकी कार्रवाई केवल और केवल लोगों के उत्पीड़न के लिए है। आप भ्रष्टाचार को रोकना नहीं चाहते,
भ्रष्ट लोगों को गिरफ्तार करके जेल नहीं भेजना चाहते, भ्रष्टाचारियों को आप सजा नहीं दिलवाना चाहते, केवल एक भय और खौफ का माहौल बनाना चाहते हैं, और खासतौर से उनपे जो राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं, सत्तारूढ़ दल के लिए चुनौती। लेकिन ये भी सवाल है ना कि इसका जो प्रतिकार भी होना चाहिए, जो विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा प्रतिकार होना चाहिए, वो भी नहीं है। आप देखिए कि जिस पर पड़ती है वही चिल्लाता है, बाकी सब चुप रहते हैं। किसी दल के हों, किसी पार्टी के हों, किसी कई सत्ता में हो, जिस तरीके का एक सामूहिक प्रतिकार होना चाहिए वो नहीं हो पाता, वो नहीं होता हुआ नहीं दिखता है, और राजनीतिक दल चुप रहते हैं, और इनके बुलावे पर आना जाना, नोटिस लेना देना चलता रहता है, और केवल इसकी रेमेडी न्यायालयों में है, और न्यायालयों का ही दुरुपयोग करके सबके एक अदालती कार्रवाई चली, वो पड़ी हुई है, उस पर आपको जांच करनी चाहिए, आप चुप रहेंगे और एक नोटिस भेज देंगे। तो डराने से ज्यादा यह महत्वपूर्ण है वह है कि विभिन्न राजनीतिक दलों को डिस्क्रेडिट करना, इनके खिलाफ जन विश्वास को कम करना, इनके खिलाफ यह आरोप बनाना कि ये लोग सार्वजनिक धन का दुरुपयोग करते हैं। और आप सोचिए ना कि आपकी नीयत का पता तभी चलता है, निश्चित रूप से किसी भ्रष्टाचारी को, किसी भी व्यभिचारी को, किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो भ्रष्टाचार में लिप्त हो, उसको संरक्षण नहीं मिलना चाहिए, लेकिन किसी को पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए। अगर आपको यह लगता है कि फला व्यक्ति भ्रष्टाचारी है, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तो कार्रवाई हो, लेकिन जो कोई भी हो, चाहे वो आपके दल में हो, चाहे विपक्ष में हो, चाहे किसी भी सत्ता संगठन से शामिल हो, किसी भी समूह और संगठन से जुड़ा हुआ हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। आप उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, कराते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एजेंसियों को प्रेरित करते हैं जो आपको अच्छे नहीं लगते या जो आपके सत्ता के लिए चुनौती बने हुए हैं। यह प्रवृत्ति घातक है, यह संस्थाओं को कमजोर करना है, लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करना है, और लोकतंत्र को मजबूत करना है, लोकतंत्र को कमजोर करना है, खासतौर पे जब एक चुनाव का माहौल हो और राजनीतिक दलों से एक सक्रियता की अपेक्षा की जाती है। जी 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 बिल्कुल। अमलेंदु उपाध्याय जी, क्या कहेंगे आप? क्या लगता है आपको इस पूरे मसले से ईडी का नोटिस जो है, ईडी का समन सोनिया और राहुल गांधी को, और दोनों को दो अलग अलग दिनों, यानी कि 2 तारीख को, जबकि राहुल गांधी नहीं है देश में, और राहुल गांधी को समन भेजना, उसके बाद फिर सोनिया गांधी को 8 तारीख को राहुल गांधी ने समय मांगा है। अब समय मिलता है या नहीं मिलता है देखा जाएगा, लेकिन क्या इससे कांग्रेस को बैकफुट पर लाने की कोशिश तो साफ नजर आती है, लेकिन इस बहाने क्या कांग्रेस जो है वो जन समर्थन जिसकी कांग्रेस को इच्छा भी है, उसमें भी इजाफा दिखाई दे सकता है क्या? देखिए राजीव जी, अब ये तो कांग्रेस की जो आगे की रणनीति होगा उस पर तय करेगा कि कांग्रेस इसको अपने जन समर्थन में तब्दील कर पाती है या नहीं कर पाती है। क्योंकि अभी तक जो कांग्रेस की अंदरूनी चीजें हैं वो कांग्रेस को मुझे लगता है काफी पीछे धकेलती रही है अभी तक की जो चीजें हैं। तो कांग्रेस अब जिस तरीके से इस पे अपना पलटवार करेगी उससे काफी कुछ निर्भर करेगा कि उसको किस तरीके से अपने जन समर्थन में बदल पाती है। लेकिन ये निश्चित तौर पर सही बात है, जैसा हम लोगों ने सुरजेवाला की बाइट सुनी और सुरजेवाला ने कहा कि तानाशाह जो है बहुत डरा हुआ है। तो देखिए, तानाशाह बहुत डरा हुआ नहीं, तानाशाह डरा हुआ ही होता है, क्योंकि तानाशाह जब डरा हुआ होता है तभी वो इस तरीके के वार किया करता है। और तानाशाह का ये पुराना इतिहास है कि वो इस तरीके के काम किया करता है। तो आपको याद होगा 27 सितंबर 2013 में, बिल्कुल तारीख याद करके बता रहा हूं आपको, अरुण जेटली भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हुआ करते थे। उन्होंने प्रधानमंत्री तत्कालीन जो उस समय के थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनको एक चिट्ठी लिखी थी कि गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के उस समय तक घोषित हो चुके थे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार, उनको जो है वो कांग्रेस फंसाने की कोशिश कर रही है और सीबीआई का जो है दुरुपयोग कर रही है। और बहुत लंबी चिट्ठी थी वो, और उससे 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो थे वो तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जो थे वो उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को देहाती औरत का तमगा दे के चुके थे। तो उस देहाती औरत के तमगे पाए हुए व्यक्ति को अरुण जेटली की चिट्ठी गई थी और उसमें बहुत लंबी चौड़ी बातें की गई थी कि सोहराबुद्दीन जो केस है फर्जी एनकाउंटर का, इरशद जहां एनकाउंटर का केस है, उसमें जो है वो परेशान किया जा रहा है नरेंद्र मोदी को, और उसमें अमित शाह को जो है बिना किसी सबूत के जो है गिरफ्तार कर लिया गया। मतलब ये अरुण जेटली सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील थे, उन्होंने लिखा कि बिना किसी सबूत के
अमित शाह को इसमें गिरफ्तार कर दिया गया। तो उस समय जज भी बन गए थे अमित शाह, अरुण जेटली जी लिखते हुए कि अमित शाह को बिना किसी सबूत के गिरफ्तार कर दिया गया। तो ये वही चीजें हैं। मुझे लगता है कि उस समय कांग्रेस के अंदर जो एक बड़े समझे जाते थे कि बहुत बड़े वो चाणक्य हैं और सब कुछ जो मैनेज करते हैं, स्वर्गीय हो गए, अब नाम लेना नहीं चाहूंगा, अब स्वर्गीय हैं, कहा जाता है कि उन्होंने उस समय थी वो बड़ी भूमिका निभाई और वो मामला सेटल कराने में। अगर वही उस समय जो सीबीआई अपना जो काम कर रही थी वो करने दिया गया होता तो आज ये परिस्थितियां नहीं हुई होती, सामने नहीं आई होती, इस तरह की चीजें सब सामने नहीं आई होती। तो कांग्रेस की पिछली गलतियां हैं जो उसने ये कहिए कि राजनीतिक सदाशयता दिखाने के लिए जो कुछ किया, वो आज उसकी वजह हो रहा है। तो ये कांग्रेस को सबक लेने की चीज है कि राजनीतिक सदाशयता जो सदाशय लोगों के साथ की जाती है, धूर्त लोग जो होते हैं उनके साथ कोई सदाशयता कभी नहीं करनी चाहिए। अब कांग्रेस को कब मौका मिलेगा और कब वो सदाशयता जो नहीं दिखाएगी वो अलग का सवाल है, लेकिन जो पिछली गलतियां आप सदाशयता दिखाने कर चुके हैं तो उसका खमियाजा तो आपको भुगतना पड़ेगा कुल मिलाकर के। लेकिन कांग्रेस के पास ये अच्छा मौका है कि ये जो आज से 6 महीने बाद या साल भर के बाद जो काम करना चाहिए था मोदी सरकार को, वो 2 साल पहले कर रही है चुनाव से, लोकसभा चुनाव से पहले। तो यानी 2 साल जो है वो लगभग चुनाव की तैयारियों के लिए कांग्रेस के पास भी है और मोदी सरकार को घेरने के लिए और इसके खिलाफ जाकर के जन समर्थन तैयार करने के लिए सड़क पे उतरने की अब कांग्रेस को निश्चित तौर पर आवश्यकता है। सिर्फ ट्विटर से बातें करके, सुरजेवाला जी की जो है वो किताब पढ़ के और लोकतंत्र बोल करके जो है वो काम चलने वाला नहीं है। लोकतंत्र तो होता रहेगा, लोकतंत्र में तंत्र मंत्र सब कुछ चलते रहेंगे, लेकिन सड़क पर जब तक कांग्रेस नहीं उतरेगी तब तक इस प्रेस कॉन्फ्रेंसों से कुछ होने वाला नहीं है। लड़ाई जो है वो सड़क की है और सड़क पर कांग्रेस को उतरना पड़ेगा, क्योंकि ये सरकार जिस तरीके के कर्मों में विश्वास रखती है तो ये राजनीतिक कदम नहीं है, क्योंकि जिन लोगों का इस सरकार के ऊपर प्रभाव है उनकी मानसिकता जो वो दूसरी तरीके, वो राजनीतिक लोग नहीं है किसी भी तरीके से। ये अच्छे तरीके से समझना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक लोग जो होते हैं वो राजनीतिक काम किया करते हैं, तो राजनीतिक लोग नहीं है ये, तो इनके साथ राजनीतिक तरीके से बर्ताव नहीं किया जाना चाहिए। सड़क पे उतरना पड़ेगा, आपको 2024 की तैयारी करनी होगी, जेल जाना है जेल जाइए, कुछ भी कीजिए, लेकिन बिना सड़क पे होते हुए काम नहीं होगा। 2 साल पूरा कांग्रेस को जो है इस सरकार के खिलाफ नाक पे दम करना चाहिए, सड़क पर उतर करके, तभी कुछ होगा, वरना तो इस तरह की चीजें चलती रहेंगी, राज्य कुछ होने वाला नहीं है मुझको लगता है। प्रशांत टंडन जी, क्या राहुल गांधी और सोनिया गांधी पिछले दिनों जैसे जितना ज्यादा हमलावर रहे हैं, हमने देखा चाहे वो उदयपुर में जो भाषण राहुल गांधी का था या उससे पहले सोनिया गांधी का, और ऐसे भी राहुल गांधी ने जो भाषण दिया था कि मैंने इस भारत माता से कुछ नहीं लिया है और पाक साफ दिखाने की कोशिश, इन सब से इतर क्या एक पलटवार है कि हम आपको साबित करेंगे या हम आपके ऊपर ऐसे आरोप गढ़ेंगे जो ऑलरेडी जो केस चला आ रहा है, और उसके बाद क्या कहें कि ये एक बदले की भावना के तहत भी देखा जा सकता है कि जो कुछ भी हो रहा है, नोटिस केस क्या बनता है, कल को क्या होगा? क्योंकि जेपी सिंह साहब बहुत सही कह रहे थे कि संपत्तियां दिखाई जाती हैं, उन संपत्तियों को कब रिलीज कर दिया जाता है खबर ही नहीं आती है, लोगों को पता ही नहीं चलता, गोदी मीडिया बताता ही नहीं है, मीडिया का एक बड़ा हिस्सा जो है इन खबरों को दबा जाता है। कहीं कुछ अच्छा होता है तो वो खबरें नहीं आती हैं, लेकिन आज नोटिस भेजा गया है, आप देखिए प्राइम टाइम से लेकर के शाम 4 बजे से लेकर के अब प्राइम टाइम तक यही चलता रहेगा टेलीविजन चैनल्स पे, क्योंकि ये एक मौका है, दस्तूर है। साथ में अब इसको अगर बदले की भावना से जोड़ा जाए कि राहुल गांधी का भाषण, और वो भाषण तीखा पड़ गया, और उसके बदले अब लीजिए आप समन पहले भुगतिए, उसके बाद में आगे क्या कुछ होगा वो देखा जाएगा। किस सियासी चक्कर घन चक्कर को आप यहाँ देखते हैं प्रशांत टंडन जी? बिल्कुल, ये राजीव जी पॉलिटिकल मामला है, और पॉलिटिकल कैसा है ये मैं समझाऊंगा 1-2 मिनट में। और उसके पहले जेपी सिंह साहब गलती से एक नाम ले गए, वो तो उस गलती से मुझे हरेन पांड्या का नाम याद आ गया। और 2003 में उनकी मॉर्निंग वॉक जाते वक्त हत्या हुई थी। मैं इसकी चर्चा यहाँ इसलिए कर रहा हूँ कि इसी मार्च में उनकी हत्या के सारे अभियुक्त बरी हो चुके हैं हैदराबाद से। अब आते हैं यहाँ पे नेशनल हेराल्ड के केस में और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में।
उसके पहले देखिए नेशनल हेराल्ड को जानना बहुत जरूरी है। वो अखबार है, अखबार कैसे चल रहा था। तो 2008 में, और दर्शकों के लिए जानना बहुत जरूरी है, 2008 में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और वो अखबार पैसे की कमी की वजह से बंद हो गया। अखबार का पब्लिकेशन सस्पेंड हो गया क्योंकि उसको विज्ञापन नहीं मिलते थे। राजीव जी, आप भी अखबार चलाते हैं, आपको मालूम है कि आजकल विज्ञापनों के, सरकारी विज्ञापन पे तमाम सारे अखबार जीवित हैं और इसीलिए उनकी हिम्मत नहीं हो रही है सरकार के खिलाफ कुछ बोलने की। एक अखबार सरकार केंद्र में होते हुए वो बंद हो गया पैसे कमी की वजह से, और 8 साल बाद उसको दोबारा शुरू किया गया। बाकी वो सुरजेवाला और मनु सिंघवी बता चुके हैं कि वो कैसे, उसमें 3 किरदार इन्वॉल्व हैं। दूसरी बात इंपॉर्टेंट देखिए, 2008 के बाद 2009 में यूपीए की सरकार दोबारा आ गई। दोबारा 5 साल में भी वो अखबार शुरू नहीं हो पाया क्योंकि उसके पास फंड्स नहीं थे। तो अगर किसी सरकार को घोटाला करना हो तो सरकार के रहते एक अखबार को चलाना, ये सरकार तो बीसीओ अखबार और टीवी चैनल अपने दम पे चला रही सरकारी विज्ञापनों के आधार पर, और उनकी एडिटोरियल पॉलिसी कंट्रोल करती है। दूसरी बात कि इसमें 3 पार्टियां इन्वॉल्व हैं जो केस समझ में आया। नेशनल हेराल्ड अखबार यानी एजेएल, कांग्रेस पार्टी, और एक अलग एंटिटी बनी यंग इंडिया। इसमें जो लेन देन या ट्रांजैक्शंस हैं, कोई सरकारी बैंक नहीं इन्वॉल्व है, कोई सरकारी विभाग नहीं इन्वॉल्व है, कोई पब्लिक मनी इन्वॉल्व नहीं है, कोई पब्लिक पोजीशन का ऑफिसर इन्वॉल्व नहीं है। तो जो सार्वजनिक जीवन का व्यक्ति है, जो पब्लिक सर्वेंट है, वो इन्वॉल्व नहीं है। तो ये आपस में 3 एंटिटीज हैं। वो एक लीगल इशू है, उस पर लंबी बात हो जाएगी कि वो सेक्शन 80 कंपनी है, सेक्शन 80 कंपनी डेट को इक्विटी में कन्वर्ट करके क्या ले सकती क्या नहीं कर सकती, वो एक अलग लीगल बहस है। सिंह साहब ने और हमारे मित्रों ने दूसरी एक बात ये कही कि 2015 में ये केस बंद हो गया था। क्यों बंद हो गया था? उस वक्त ईडी के डायरेक्टर थे रंजन कटोच। रंजन कटोच ने ये केस बंद किया और केस बंद करते वक्त ये लिखा कि जो ECIR होता है, जैसे पुलिस FIR करती, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ECIR करता है, यानी इन्फोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। उन्होंने कहा इसके ये ECIR के लिए सब्सटेंशियल ग्राउंड नहीं है, कोई FIR नहीं है, कुछ और कोई केस कहीं पेंडिंग नहीं है, तो ईडी इस मामले में आगे नहीं बढ़ सकता है क्योंकि पब्लिक मनी भी इन्वॉल्व नहीं थी। रंजन कटोच जी को हटा दिया गया और ये केस दोबारा रीओपन किया गया। रीओपन में भी सुप्रीम कोर्ट का पर्सनल अपीयरेंस पे स्टे है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, हाई कोर्ट से एग्जेम्प्टेड हैं पर्सनल अपीयरेंस में। तो ये सारी चीजों के बाद अब 8 साल बाद अगर आप इसको दोबारा रीओपन कर रहे हैं तो सीधा सीधा मामला ये है कि आप इलेक्शन मैनेजमेंट इसी तरीके से कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को शांत करने के लिए कि आप जो है खासकर उदयपुर के बाद से ये एक्टिव हुए हैं। जब देखा कि कांग्रेस के अंदर ये ग्रुप 23 जो है वो साइडलाइन हो गया और
कुछ लोग उसके बाहर चले गए, कुछ लोग जो है वो इनएक्टिव हो गए और वापस सोनिया गांधी के कमांड में कांग्रेस पार्टी दिखाई दी, तो उसके बाद जाहिर सी बात है कि ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट होना है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तमाम सारी पॉलिटिकल पार्टियां, चाहे पी हो, चाहे वो एनसीपी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी हो, तृणमूल कांग्रेस हो और अब आम आदमी पार्टी, इसका शिकार रहे हैं सेंट्रल एजेंसीज का। और इसीलिए आप देखिए कि हम कोई सिंह साहब कह रहे थे या अमरिंदर जी कह रहे थे कि सब अपनी अपनी बात करते हैं, कोई दूसरे के नहीं बोलते। जब तक आप दूसरों के मामले पे नहीं बोलेंगे, ये इस तरीके से होता रहेगा। इमरजेंसी में हमने देखा कि मीसा लगाकर विपक्षी दलों के लोगों को बंद किया जाता था। अब मीसा की जगह सीबीआई और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और इनकम टैक्स यही काम कर रहा है, विपक्ष की आवाज दबाने का काम कर रहा है। तो ये इलेक्शन मैनेजमेंट है, इसमें कोई बैंक नहीं लूटा गया। बैंक लूटने वाले विदेश भाग गए, उनका आप कुछ नहीं कर पाए। सरकारें 2 बार यूपीए की सरकार रही, ये अखबार नहीं रिवाइव हो पाया। बड़े कॉमन सेंस की बात है कि सरकार रहते हुए वो अखबार को रिवाइव नहीं कर पाए। कर्जा लेके उन्होंने अपने एम्प्लॉयज को जो है वॉलंटरी रिटायरमेंट की स्कीम दी थी लखनऊ में, जिसमें 40 पत्रकार भी थे। तो ये कॉमन सेंस की बात है, समझने की बात है कि जो पार्टी अपनी सरकार रहते हुए अपना अखबार नहीं निकाल पाई और वो अब उसके लिए घोटाला करेगी, जांच कर ले, वो जांच का विषय है। लेकिन ये पॉलिटिकल मैनेजमेंट है, इलेक्शन मैनेजमेंट के लिए किया गया। राजीव, आप थोड़ा सा इसका जो पॉलिटिकल एंगल है वो समझने की हम कोशिश करते हैं। क्या आपको लगता है कि बीजेपी इस वक्त डरी हुई है और जितने इस एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का जितना इस्तेमाल किया जा रहा है इन दिनों, पिछले दिनों हम देख रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं क्या लगता है कि एक डर है और उसमें भी सबसे बड़ा डर, सबसे बड़ा खतरा जो है वो कांग्रेस से है, क्योंकि अब सीधा सोनिया गांधी और राहुल गांधी को समन भेजना ये साफ दर्शाता है कि उलझा कर रखना होगा राहुल को भी और सोनिया को भी, कांग्रेस को अगर रोकना है तो। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, एक बात उनकी समझ में साफ साफ तौर पर आती है। जी प्रशांत जी। हाँ, एक बात उनकी समझ में साफ साफ आती है कि कांग्रेस ही उनका जो है मुख्य मुकाबला है। और कांग्रेस में वो देखते हैं कि गांधी परिवार को कांग्रेस से आप साइडलाइन करा देंगे तो आप कांग्रेस को फिर किसी भी तरीके से आप अपने तरीके से चलाएंगे, जैसे कि बाकी पार्टियों को इनकम टैक्स का अधिकारी या सीबीआई का अधिकारी चलाता है। इसमें अभी तक वो कामयाब नहीं हुए हैं। और वो जो बात अमरिंदर जी कह रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है कि वो अब कामयाब अगर हो पाएंगे तो तभी हो पाएंगे जब कांग्रेस आंदोलन के रास्ते से हट जाएगी। कांग्रेस अगर ज़्यादा निर्भर होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आपको याद होगा कि शरद पवार को भी नोटिस भेजा था, शरद पवार को ईडी ने सम्मन किया था। शरद पवार ने कहा ठीक है, हम आपके यहाँ आएंगे अपने कार्यकर्ताओं के साथ, और लाखों कार्यकर्ता उनके पहुंच जाते ईडी के पास, समर्थक, तो वो वापस लिया उन्होंने। तो पॉलिटिकल लड़ाई है और इसको पॉलिटिकल तरीके से लड़ना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स यही है। नरेंद्र मोदी पॉलिटिकल लड़ाई उस तरीके से कांग्रेस से नहीं करेंगे जैसे अटल बिहारी वाजपेयी या दूसरे नेता करते रहे, या जयप्रकाश नारायण ने की, या राजनारायण ने की, या दूसरे लोगों ने की। नरेंद्र मोदी और अमित शाह पॉलिटिकल लोग नहीं है, जैसा अमरिंदर जी ने कहा। इनकी लड़ाई इसी तरीके से होगी। जी बिल्कुल। जेपी सिंह साहब,
जेपी सिंह साहब, क्या कुछ कहेंगे आप, क्योंकि जब पॉलिटिकल लड़ाई की बात और यहां साफ दिखाई दे रहा है एक अलग तरह की राजनीति इस देश में, वो भी केंद्रीय जांच एजेंसियों को हाथ में रखकर उनको अपने इशारे पर नचा करके, और ऐसी अगर राजनीति हो और आने वाले समय में, जैसा अमलेंदु उपाध्याय जी कह रहे थे कि अगर 2014 से पहले यही सरकार जो पिछली सरकार थी वो अगर यही करती और वो उस समय सदाशयता या भलमानसाहत का परिचय नहीं देती तो आज परिस्थितियां कुछ और होती, लेकिन आज परिस्थितियां कुछ और है। और इसी में जोड़ना चाहूंगा जो प्रशांत टंडन जी भी कह रहे थे कि एक अखबार को चलाने के लिए उसके पास, जबकि उसकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस का अखबार नहीं चल पा रहा है क्योंकि पैसा नहीं है। और यहां यही कहानी यहां बनती है जिस कहानी के तहत अब ईडी ने, पहले सीबीआई और अब ईडी ने समन भेजा है। क्या कुछ कहेंगे, क्या एक अलग राजनीति की तरफ यह देश बढ़ रहा है और उसमें अब कांग्रेस का हश्र क्या कुछ आप देख रहे हैं? और सामने तो बहुत बड़ी पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है ही, और वो क्या कुछ कर रही है हम सब कुछ देख रहे हैं। आपकी टिप्पणी चाहूंगा जेपी सिंह साहब। देखिए, इस समय जो हमारे देश में कानून का राजनीतिकरण हो गया है। कुछ कानून ऐसे हैं जिसमें लगातार बुला करके आप पूछताछ के नाम पर 8-8 घंटे 6-6 घंटे बुला करके पीड़ित करें, उत्पीड़ित करें। कुछ कानून ऐसे हैं कि जिसमें आप अरेस्ट कर लें तो अरेस्ट करने के बाद जल्दी जमानत नहीं हो और आप सबूत भी ना इकट्ठा कर पाए। आप सबूत कहें कि साहब सिंगापुर से आ रहा है तो सबूत जो है पश्चिम जर्मनी से आ रहा है, सबूत भी ना है, और इसके आधार पर आप उनको जमानत ना होने दें। दरअसल अधिकारी भी जानते हैं और राजनेता भी जानते हैं कि कुछ कानून उन्होंने इस तरह के बनाए हैं जिस कानून का जो है खुल करके दुरुपयोग किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके तहत उनको जेल में रखा जाता है, उनके तहत उसको बार बार पूछा जाता है। मतलब जो उसकी प्रक्रिया है ना, वही सजा है। सजा नहीं दिला सकते, ये अच्छी तरह जानते हैं। उसके लिए वो दंडित नहीं करा सकते, उसके लिए वो अदालत में बियॉन्ड डाउट। आखिर क्यों पीएमएलए कोर्ट ने मीसा भारती से लेकर चिदंबरम तक की और तमाम लोगों की प्रॉपर्टी रिलीज कर दी। दूसरी बात देखिए, जीने का अधिकार हमारी संवैधानिक गारंटी है जिसमें स्वतंत्रता और सम्मान के साथ जीने का अधिकार हर नागरिक को है, लेकिन सरकारी एजेंसियां पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत उसका पालन नहीं करती तो आप क्या करेंगे, आप बताइए। और अदालत में भी जब मामला जाता है तो अदालत में लोअर लेवल से लेकर आप सुप्रीम कोर्ट सीधे जाते हैं तो कहते हैं हाई कोर्ट में जाइए, हाई कोर्ट में जाते हैं तो कहते हैं नीचे के अदालत से आइए। अदालत की प्रक्रिया इतनी लंबी, इतनी दुरूह और इतनी श्रम साध्य है और इतनी खर्चीली है कि सारे लोगों के लिए इतने स्तर पर लाना, और किसी स्तर पर ले जाके आपको अगर बंद कर दिया उन्होंने, फिर आप क्या करेंगे? फिर आप लड़िए। लड़ने के बाद जो है अगर आप बहुत प्रभावशाली हैं तो 12 बजे रात को सुप्रीम कोर्ट खुलेगा, हाई कोर्ट खुलेगा, और नहीं तो आपको कहेंगे आप प्रक्रिया के तहत आइए। तो कहने का तात्पर्य है कि आपको तरह तरह से जो है वो क्या कहते हैं, राजनीतिक रूप से कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है। और इसके लिए कोई जो है वो नहीं है कि क्या कहते हैं, चेक एंड बैलेंस नहीं है कि जो कानून के दुरुपयोग को रोका जा सके। इस चेक एंड बैलेंस को या तो कानून में प्रावधान किया जाए या सुप्रीम कोर्ट जो है इस पर जो है वो क्या कहते हैं 142 के तहत ये निर्देश जारी करे कि जब तक जो है वो केंद्र सरकार कानून के दुरुपयोग को रोकने का जो है प्रभाव वो उपाय नहीं करती, कानून नहीं बनाती, तब तक ये दिशा निर्देश रहेंगे। अब आप देखिए, दरअसल कांग्रेस पार्टी अब तक राजनीति करती रही। कांग्रेस पार्टी ने उस तरह व्यक्तिगत बातों को कभी जो है वो इशू नहीं बनाया कि जिससे जो है वो तमाम लोगों को जो है वो क्या कहते हैं कानून के द्वारा प्रताड़ित करे। अब राजीव गांधी की हत्या जो आज से 30-31 साल पहले हुई थी, उसका एक अपराधी पेरारी वलन छूट गया है। इस पेरारी वलन की सुनवाई 2-3 साल से हो रही और उसमें सुप्रीम कोर्ट लगातार केंद्र से कह रही है कि जो एनडीए में जो बहुआयामी मॉनिटरिंग जांच एजेंसी जो जांच कर रही है साजिश के एंगल का, उसकी जो है लेटेस्ट रिपोर्ट दी जाए। अभी तक वो साजिश पे नहीं पहुंची कि साजिश क्या हो रही है। और आरोप समझ लीजिए या जो हमारे मतलब क्या कहते हैं जो जानकारी के अनुसार है कि इसमें ऐसे बहुत से लोग हैं जो बीजेपी का चेहरा भी बने हुए हैं। सुब्रमण्यम स्वामी नंबर 1 है। सुब्रमण्यम स्वामी, चंद्रा स्वामी, नरसिम्हा राव और चंद्रशेखर जी एक साथ बैठ के चंद्रा स्वामी के जो है क्या कहते हैं आश्रम में दिन भर ताश खेलते थे प्रधानमंत्री बनने के पहले।
और चंद्रशेखर जी हटाए गए थे, नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने थे, जिस समय उनकी सुरक्षा कम कर दी गई थी। और वो जो है जब चुनाव हुआ उस समय क्या हुआ, चाहे वो तो बाद में हुए थे, मतलब उसके पहले चंद्रशेखर जी ने कम कर दिया था, जब ये चुनाव के दौरान राजीव गांधी जी की हत्या हुई। अभी जो एनडीए में जांच कर रही है, इस जांच में पता नहीं कौन कौन हो, चूंकि सुप्रीम कोर्ट में फिर से मामला आया था और फिरारी कोर्ट ने 142 के तहत रिहा कर दिया है। लेकिन फिर मामला है कि एनडीए की जांच कहां है, इतने साल हो गए अभी तक आप साजिश की जांच नहीं कर पाए। तो कहीं न कहीं मेरा मानना है कि इनको सम्मान देके इस बात को भी दबाने की कोशिश की जा रही है कि जांच के मामले में कहीं कांग्रेस पार्टी का कोई चला गया है साथ जांच। अभी तक उस जांच की रिपोर्ट क्या है, अभी तक वो बंद लिफाफे में सार्वजनिक नहीं हुई कि किसकी ओर उंगली उठा रही है। ये बेईमानी नहीं हो सकता कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सदाशिवम ने आपके जो है इन लोगों की जो फांसी की सजा थी उसको आप उसमें बदल दिया, उम्र कैद में बदल दिया, उनको जो है आपने राज्यपाल बना के पुरस्कृत कर दिया। और आप आज पिरारी वलन का जो है आपने उसमें जवाब नहीं दिया कायदे से कि पिरारी वलन की माफी मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आज ही जाकर 142 में उनको रिहा कर दिया। सुब्रमण्यम स्वामी उसके किरदार ऑलरेडी है, चंद्रा स्वामी ग्रुप में थे और चंद्रा स्वामी कितने दिन मुकदमा चला। फिर जो सरकारें बदलती हैं तो तमाम जो है वो आपके जांच एजेंसियों की निष्ठाएं बदल जाती हैं, उस निष्ठाओं के आधार पर अदालत में पैरवी नहीं ठीक से होती। जो सरकारी वकील उस समय के रहते हैं वो जो है उनके साथ मिल जाते हैं, आपके क्या कहते हैं दूसरी पार्टी के साथ, या वो हटा दिए जाते हैं, दूसरे सरकारी वकील आ जाते हैं। बहुत लूप होल्स है, आप समझ लीजिए। तो कांग्रेस पार्टी को भी ये चाहिए कि जिस तरह उन्होंने अपने तमाम ऐसे सेल बना रखे, जैसे अश्विनी उपाध्याय ये भाजपा के वकील हैं और ये भाजपा के एंगल से पीआईएल खाली सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करते हैं और दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल करते हैं। आपको नहीं दाखिल कराते किसकी जो है जांच जो है वो सार्वजनिक की जाए, जो इतने दिन से जो है मतलब क्या कहते हैं पेंडिंग है। आप अगर शराफत के साथ इनसे लड़ेंगे तो आप नहीं लड़ सकते, आपको इन्हें की टैक्टिस से इनसे लड़ना पड़ेगा। आप ये बताइए, महात्मा गांधी की हत्या हुई थी और नाथूराम गोडसे ने हत्या की थी। नाथूराम गोडसे को आज की डेट में ये बेशर्मी के साथ इनके जो सहस्त्र फण वाले संगठन में तमाम संगठन है जो महिमा मंडित करने में लगे हुए हैं। आपका जो है सावरकर जिनके बारे में इतनी जो है मतलब कंट्रोवर्सीज हैं, उनको जो है ये महिमा मंडित करने में लगे हुए हैं, इनको कोई शर्म नहीं है। तो आपको जेन्युइन बात की राजीव गांधी की हत्या में कौन कौन शामिल थे इसको देश को जानना चाहिए, कोई कार्रवाई हो ना हो। क्यों नहीं आप सुप्रीम कोर्ट में कहते साहब एनडीए की 31 साल से जांच चल रही, क्या मामला ये, क्यों नहीं इसकी रिपोर्ट सामने आती, कौन कौन फंस रहा है जिसके कारण जो है क्या कहते हैं ये रिपोर्ट सामने नहीं आ रही। हो सकता है उसमें कांग्रेस पार्टी के भी कुछ लोग फंस जाए, वो एक अलग बात है, लेकिन राजीव गांधी पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनकी हत्या में बात सामने आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। तो बात यह है ना कि जब आप कानून का भी राजनीतिकरण कर लेंगे, आपको मालूम है, आप ये बताइए मकोका या तमाम जो है आतंकवादी कानूनों में जो है वो मुसलमानों को बंद कर दिया जा रहा है 16 साल बाद, 18 साल बाद। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इनके खिलाफ जो है कोई सबूत नहीं पाया गया, इनको जो है रिहा कर दिया गया। वो 16 साल 18 साल 14 साल की भरपाई हो सकती है। अभी आर्यन खान का मामला सामने आया, आपने उनको नारकोटिक्स में बंद कर दिया, नारकोटिक्स में जो है जल्दी जमानत होने का प्रावधान नहीं है। अब उनको 26 दिन लग गया बाहर निकलने में। अब आज आप कह रहे हैं, आप ही की दूसरी एजेंसी कह रही, मतलब एनसीबी की दूसरी एजेंसी कह रही है कि साहब उनके पास से कुछ नहीं पाया गया, वो निर्दोष है। लेकिन जो 26 दिन उनको जेल में बंद किया उसका क्या? तमाम जो विस्पर कैंपेन चला कि शाहरुख खान का लड़का किंग पिन है और फलाना है ढिमाका है, एक सिस्टमेटिक ढंग से डैमेज वो करने, चरित्र हनन करने की कोशिश की गई। वो रिया चक्रवर्ती, उसके पास भी कुछ नहीं मिला, आपने उसको सुशांत के मामले में जो है मतलब क्या कहते हैं जेल में डाल दिया, क्योंकि बिहार में इलेक्शन था, सुशांत सिंह बिहार के रहने वाले थे। तो आप राजपूतों को खुश करने के लिए आपने जो है वो उसको उसके साथ उस समय तमाम टारगेट हो गए आपके फिल्म लाइन के, अर्जुन रामपाल, दीपिका पादुकोण, आपका जो है मतलब तमाम लोगों को जो है मतलब नोटिस जो है जाने लगी कि आइए चढ़ाइए पकाइए। क्या हुआ उनका? आपने अंदर खाने पैसा ले लिया, क्या हुआ? आखिर आपने जब उनको चढ़ाने भुगाने के लिए बुलाया तो उसमें भी तो आपको कुछ ना कुछ क्लियर वर्डिक्ट के साथ सामने आना चाहिए कि हमने बुला के पूछा, कोई चीज बराबर नहीं हुई। खाली उत्पीड़न, आप जानते हैं कि उनको आप सजा नहीं दिला सकते, तो खाली आप उनका जो है कानून लगा करके पूछताछ से लेके तमाम खाली उत्पीड़न करेंगे। तो दरअसल सर इस समय हमारे देश में कानून का जो है राजनीतिकरण हो गया और राजनीति के लिए कानून का खुलकर दुरुपयोग किया जा रहा है, जिस पर कोर्ट ही जो है वो कोई ना कोई अंकुश लगा सकता है, क्योंकि इनका आसुरी बहुमत है, ये तो लगाने से रहे। जी बहुत सारी बातें आप बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि पूर्ण बहुमत की सरकार और
सरकार जो है वो जैसा चाहे वैसा कानून ला रही है, लाती है। आप देख रहे हैं अंदर खाने में बहुत सारे कानून जो हैं पुराने, वो सब डिलीट हो चुके हैं दोस्तों। अगर आप देखेंगे तो बहुत ऐसे, कभी लिस्ट लेकर बैठूंगा और बताऊंगा कि कितने सारे कानून जो हैं वो या तो खत्म कर दिए गए या उसे परिवर्तित कर दिया गया है। लेकिन जिस कानून की बात कर रहे हैं हमारे साथी जेपी सिंह साहब कि हाँ अदालत से एक उम्मीद बची हुई है और अदालत ही कुछ कर सकती है, तो क्या ऐसा होगा? क्या कानून का राजनीतिकरण इतना ज्यादा हो चुका है? ये भी समझना होगा। लेकिन यहां एक कानून जिसके तहत ईडी ने, और ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और ऐसे सीबीआई, ये तमाम चीजें कहां हैं? सब केंद्र सरकार में, और वो भी गृह मंत्रालय के अधीन है। गृह मंत्री कौन है? अमित शाह हैं, आप सब जानते हैं। तो बहुत बातें हैं, लेकिन इन सब बातों से इतर थोड़ा राजनीतिकरण की बात हम कर रहे हैं, सियासत की बात कर रहे हैं। क्या सियासी भंवर में, सियासी जाल में फंसाने की कोशिश है इस ईडी के समन के जरिए राहुल गांधी और सोनिया गांधी? और राहुल और सोनिया को अगर आप फंसा लेते हैं तो क्या कांग्रेस फंस जाएगी? ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि कांग्रेस में इस वक्त अगर देखिए तो पिछले 2-1 महीने से सोनिया गांधी जिस प्रकार बहुत ज्यादा एक्टिव दिखाई दे रही हैं, लगातार सीडब्ल्यूसी की बैठकें हो रही हैं, चिंतन बैठक हुई और उसके बाद राज्यों के चुनाव और खासकर गुजरात और हिमाचल के जो चुनाव है बहुत महत्वपूर्ण चुनाव हैं, और इस चुनाव में इन प्रकार बीजेपी चाहेगी कि अपनी सत्ता को बरकरार रखे। राजस्थान, माफ करें, गुजरात तो बिल्कुल चाहेगी वो, और हिमाचल में कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरज करके आए हैं, वो हमने आपको दिखाया अभी कल शाम को। लेकिन इन सबसे इतर क्या ये राजनीतिक खेल जो है, दांव पेच जो है, वो उल्टा नहीं पड़ सकता है? क्या ये बीजेपी पर भारी नहीं पड़ सकता है? क्या देश की जनता इतनी मूर्ख है, इतनी बेवकूफ है? ये सारे वर्ड, थोड़ा हार्ड वर्ड यूज कर रहा हूं, लेकिन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ऐसे चलन चल चुके हैं, ऐसी चीजें हो रही हैं जहां कांग्रेस की जो 2014 से पहले की राजनीति थी, उस राजनीति को अगर कांग्रेस आज की तारीख में आगे बढ़ाने की कोशिश करें तो माफ कीजिएगा, जैसे हमारे साथी अभी कह रहे थे, अमलेंदु उपाध्याय जी, जेपी सिंह साहब और चारों साथी हमारे, प्रशांत टंडन जी भी, कि कांग्रेस को भी थोड़ा अपने गियर, जैसे आप कार में, गाड़ी में बैठते हैं और स्पीड के हिसाब से गियर बदलते हैं, कांग्रेस को भी गियर बदलने की जरूरत है। क्या ऐसा होने वाला है? ये समझते हैं। सीधे आना चाहूंगा सुनील शुक्ला जी आपके पास। और क्या एक सवाल ये, यहां हम तो ईडी के बहाने सोनिया और राहुल परिवार तो देख ही रहे, सुन रहे हैं, उस पर चर्चा कर रहे हैं। सवाल ये कि क्या ये उल्टा नहीं पड़ सकता है? लगातार आप विपक्षी दलों को ईडी के बहाने, सीबीआई के बहाने, आईटी रेड के बहाने आप डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। देश की जनता क्या मूर्ख है? समझ में नहीं आता है। एक बहुत, ये मान सकता हूं कि बहुत बड़ा वर्ग मीडिया का है जो उसी की गुणगान में लगा हुआ है, लेकिन एक छोटा वर्ग भी, हम और आप जैसे वर्ग भी तो है, जो धीरे धीरे इन बातों को लोगों तक पहुंचा रहा है। हमारे साथी जितने जुड़ते हैं हमारे साथ, क्या वो बुद्धिमान नहीं है? क्या उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है इस देश में? क्या कहेंगे सुनील शुक्ला जी? नहीं, निश्चित रूप से जनता मूर्ख नहीं है, लेकिन जनता को जागरूक करने और जागरूक बनाए रखने की जिम्मेदारी राजनीति। क्या हो गए लोग? सुनील शुक्ला जी डिस्कनेक्ट हो गए हैं, उनको कनेक्ट करें, लेकिन उससे पहले अमलेंदु उपाध्याय जी इसी सवाल के साथ क्या कहेंगे आप? देखिए राजीव जी, निश्चित तौर पे कांग्रेस के सामने चुनौतियां तो हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन जो अभी ये सब जो रचा जा रहा है, ईडी का एकदम से सक्रिय होना, असल में भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि 10 सीटें जो राज्यसभा की हैं, जो कांग्रेस अभी जीत सकती है, उसको किस तरीके से डिस्टर्ब किया जाए। पहला लक्ष्य तो अभी ये है। अभी 2024 का मुझे लगता है कि लक्ष्य नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को राज्यसभा में अपना बहुमत बढ़ाना है, और उसको लगता है कि जिस तरीके से चीजें कांग्रेस के अंदर हो रही हैं, जैसे राजस्थान में सब बाहरी दे दिए, महाराष्ट्र में बाहरी उम्मीदवार दे दिया, छत्तीसगढ़ में बाहरी उम्मीदवार दे दिए, तो शायद इसके बहाने जो है वो कांग्रेस को जो है वो डिस्टर्ब किया जा सके। और सोनिया राहुल के ऊपर जब इस तरीके की चीजें होगी तो शायद हो सकता है कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ताओं के अंदर ये संदेश जाए कि हमारा जो उच्च नेतृत्व है वो शिकंजे में फंस रहा है, तो इसलिए अब जो है वहां जो है तोड़फोड़ करते हैं। जैसे वहां राज्यसभा के उम्मीदवार के तौर पर, निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर उतार दिया है। राजस्थान में सुभाष चंद्रा को भारतीय जनता पार्टी पीछे से मदद कर रही है। अब वो किस तरीके से चुनाव पिछला जीते थे वो भी सबके सामने है, सुभाष चंद्रा किस तरीके से चुनाव जीते थे।
तो इस तरह की चीजें ये वहां सब करना चाहेंगे। तो अब 10 में से जो है जो भी सीटें झटक पाए भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से करके, तो ये भारतीय जनता पार्टी से मुझे लगता रणनीति है कि अगर ये लोग फंस जाए इसमें ईडी के सवाल जवाब देने में शीर्ष नेतृत्व, तो राज्यों में जो है उसको किसी तरीके से वो मैनेज कर लिया। मुझे लगता है कि इस समय फौरी जो है वो ये है। दूसरा एक चीज ये है कि राजीव जी, मुझको याद पड़ता है कि 2014 का जब लोकसभा चुनाव हो रहा था, उससे पहले एक हमारे मित्र थे, उनके साथ हम गए रेल भवन दिल्ली में। तो वहां एक रेल भवन के कर्मचारी थे, कोई एसओ स्तर के, सेक्शन ऑफिसर स्तर के, तो जानते नहीं थे हमको भी, तो जिनके सज्जन के पास हम गए थे वो उनके परिचित थे और वो भी उसी में अधिकारी। तो वो सज्जन जो थे वो कह रहे थे कि अब बस मोदी जी आने वाले हैं और सोनिया और राहुल जो हैं ये इटली भाग जाएंगे देश छोड़ के। मतलब भक्तों के अंदर जो थी वो तब से ये थी, बात फैलाई गई थी कि सोनिया और राहुल जो है मोदी जी के हाथ में इटली भाग जाएंगे देश छोड़ के। तो सोनिया और राहुल अभी तक तो इटली भागे नहीं है देश छोड़ के। तो अब भक्तों को भी बताना है कि देखो हम काम कर रहे हैं कि सोनिया राहुल जो इटली भागने वाले हैं, तो भक्तों को संदेश देना है ताकि भगत जो है रोके रहे। और 2024 का चुनाव जो है वो मोदी जी के लिए बड़ा संकट होने वाला है। तो भक्तों के अंदर जो आशा जगाए रखनी है कि देखो 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 हम काम कर रहे हैं, तो हमें भगाना है, इटली भगाना है। लेकिन भाई इटली भगाना इतना आसान काम नहीं है। सोनिया और राहुल जो हैं वो अखिलेश यादव या मायावती नहीं है। ये भी मोदी जी समझते हैं अच्छे तरीके से, या वो जयललिता नहीं है, ये भी अच्छे तरीके से समझते हैं। और यही जो असली संकट है मोदी जी का, कि वो जानते हैं कि पूरे देश भर के पैमाने पर लड़ाई जो उनकी कांग्रेस से होनी है, और कांग्रेस के सोनिया और राहुल मजबूत हैं तो मोदी जी की लड़ाई और ज्यादा कठिन हो जाती है। तो पहले तो G23 के मार्फत से अब चाहे उसमें मोदी जी का हाथ हो या नहीं हो, अब हम नहीं कह सकते कि उनका हाथ है कि नहीं है, लेकिन G23 के माध्यम से जिस तरीके से पहले कोशिशें की गई वो परवान चलती हुई दिखाई नहीं पड़ी। और खासतौर से जब राज्यसभा के टिकटों का ऐलान हो गया तब तो ये साफ हो गया एकदम से कि G23 के दबाव में जो है कांग्रेस का आलाकमान वो किसी तरीके से नहीं आया। उसमें उस G23 के अंदर भी फ्रैक्शंस कर दिए, कुछ लोगों को साथ मिला लिया, और जो ज्यादा बहुत बड़े 30 माह का बन रहे थे उनको एक संदेश दे दिया गया कि भाई ठीक है आपको जहां जाना आप जाइए, रास्ता खुला हुआ है, आप जा सकते हैं तो जाइए। तो अब वो चीजें बची नहीं। कपिल सिब्बल जो थे वो सबसे ज्यादा मुखर थे, जो चिट्ठियां लिख रहे थे, वो इंटरव्यू दे रहे थे, वो खुद ही चल दिए 16 मई को इस्तीफा दे करके। तो अब G23 के माध्यम से कांग्रेस आला कमान को घेरना था वो मुश्किल था कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति के अंदर। तो जब कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति के अंदर नहीं घेरा जा सकता कांग्रेस के आला कमान को, तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस मजबूती के साथ 2024 की तैयारी करेगी। तो किस तरीके से उस पर ब्रेक लगाया जाए, ये एक तैयारी है। तो उसकी पहली जो है वो कड़ी के रूप में ये चीजें सामने आई हैं। इस तरह की और भी चीजें सामने आती रहेंगी आगे, मुझे लगता है 2024 तक टुकड़ों में किस्तों में। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि कांग्रेस को जो निश्चित तौर पर बिल्कुल सड़क की राजनीति जो है वो दमदारी के साथ करनी चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक मजबूत लड़ाई जो है वो जब तक की सड़क पे नहीं होगी, तो जाहिर बात है कि कांग्रेस जब सड़क पर उतरेगी तो जो और छोटे दल हैं जो भारतीय जनता पार्टी से त्रस्त है वो भी पीछे आएंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे फिर। तो ये जो है वो तैयारी होनी चाहिए। जी राजीव जी, मुझे ऐसा बिल्कुल। सुनील शुक्ला जी अपनी बात रख रहे थे लेकिन डिस्कनेक्ट हो गए थे, फिर से कनेक्ट हो गए हमारे साथ। और एक महत्वपूर्ण बात यहां रख रहे थे अमलेंदु उपाध्याय जी कि सामने अभी 10 जून को यानी आज से ठीक 9 दिन बाद 57 सीटों के लिए, राज्यसभा की 57 सीटों के लिए चुनाव है, और उसमें से लगभग 10 सीटें कांग्रेस जीत सकती है। इन 10 सीटों पर कांग्रेस को तंग किया जाए, परेशान किया जाए, शायद उसकी चाल भी ईडी है, ईडी के जरिए समन है। ये एक एंगल है जिस एंगल पे वो बात ले जाने की कोशिश कर रहे हैं अमलेंदु जी, और बहुत महत्वपूर्ण एंगल है क्योंकि हरियाणा के 31 में से 30 विधायकों को दिल्ली और उसके बाद राजस्थान भेजने की बात चल रही है। क्योंकि आप याद कीजिए हरियाणा में ही पिछली दफा सुभाष चंद्रा जी का नाम आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, कल भी उनका जिक्र आया था। सुभाष चंद्र जो जी न्यूज ग्रुप के, और उसमें कई अलग अलग अब कई जगह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है लेकिन फिर भी हैं, अभी शेयर होल्डर हैं वो, उसके वो मालिकों में से एक हैं, या पहले तो पूर्ण मालिक ही थे। वो कैसे जीत करके आए थे, हरियाणा से राज्यसभा पहुंचे थे, आपको पता होगा, क्योंकि कांग्रेस के 14 विधायकों ने स्याही बदल दी थी। और आप लोगों को पता है कि जब राज्यसभा के चुनाव होते हैं उसमें स्याही की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो स्याही बदल दी थी, मतलब पेन बदल दिए गए, और उससे उनका यानी कि कांग्रेस के विधायकों की जो वोटिंग थी वो खारिज हो गई, और इधर साहब जो हैं सुभाष चंद्रा जीत गए थे। अब सुभाष चंद्रा जी पहुंच गए हैं उधर राजस्थान,
और वहां कांग्रेस को परेशान करेंगे। और इधर ये कहा जा रहा है कि इन 31 में से 31 विधायक जो हरियाणा के हैं, ये 31 विधायक अगर देते हैं वोट, यानी अब 31 विधायक कांग्रेस के जो हैं वो कांग्रेस को वोट देंगे, तभी कांग्रेस का कैंडिडेट जीतेगा। उसमें से एक भी इधर से उधर हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा, तो उसको बचाना भी यहां महत्वपूर्ण है। तो क्या अंदर खाने का जो ये पूरा का पूरा गणित है, और उस गणित को इस वक्त अगर आला कमान सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इन लोगों के ऊपर अगर किसी तरह का वार किया जाए सीबीआई, ईडी, आईटी के जरिए, तो उस गणित को संभालना मुश्किल हो जाए और वहां ये जीत करके आ जाए। क्योंकि तिकड़मबाजी में बीजेपी किसी से आगे, किसी को अपने आगे नहीं कर सकती, वो खुद बहुत आगे है, बहुत आगे। ये इधर कांग्रेस पार्टी अगर एक सोचती होगी तो वो 20 सोचती है, ये तो तय मानिए। और ये सियासत है, उसमें कोई बुराई नहीं है, कांग्रेस को 21 सोचना पड़ेगा। सुनील शुक्ला जी थोड़ा सा जोड़ रहा था क्योंकि ये बात राज्यसभा की आई थी, इसलिए ताकि आप डिस्कनेक्ट हुए थे, थोड़ा जब जुड़ रहे हैं तो आप तक ये बात भी पहुंचाऊं। क्या कुछ कहेंगे आप? अपनी बात को प्लीज आगे बढ़ाइए। नहीं, बिल्कुल यही है। राजस्थान में राज्यसभा के चुनाव को डिस्टर्ब करने की कोशिश तो बीजेपी नेतृत्व कर ही रहा है, लेकिन उसको सफल पा रही है राजस्थान में, जो लगातार चला रही है। सचिन पायलट को लोग पार्टी से बाहर करना चाहते थे, सरकार को गिराना चाहते थे, इस सार्वजनिक रूप से सामने आ चुका है, लेकिन उसको सफलता नहीं मिली। तो चूंकि अशोक गहलोत जिस तरीके से राजस्थान में मैनेज किए हुए हैं और उनके विधायकों में तोड़फोड़ नहीं हो पा रही है, यह इनके लिए चिंता का विषय है। दूसरी चीज, वसुंधरा राजे से भी जिनको सपोर्ट मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। तो अब राजस्थान में इन्होंने इसीलिए चंद्रा सुभाष चंद्रा जी को ले गए वहां। वो आज की तारीख तक उनकी स्थिति वो नहीं हो पा रही है जिसकी उम्मीद किए बैठे थे। अब इन्होंने अपनी निगाह लगाई है हरियाणा में। हरियाणा में भी तोड़फोड़ की कोशिश चल रही है, लेकिन राजनीति हो या कुछ भी हो, तिकड़म को भी समर्थन नहीं दिया जा सकता। राजीव जी, तिकड़मबाजी से राजनीति नहीं चल सकती है। और अगर आपके राजनीतिक लक्ष्य भरे पूरे हो जाएं, लेकिन आपके सियासी लक्ष्य भरे पूरे हो जाएं, देश हित नहीं हो सकता। ये बिल्कुल सही है कि तात्कालिक रूप से इस पूरे कांग्रेस नेतृत्व को हॉट वाटर में डालने का उद्देश्य निश्चित रूप से राज्यसभा के चुनाव को प्रभावित करना है, और राज्यसभा जो अन्य दो राज्यों में हिमाचल और गुजरात के चुनाव को प्रभावित करना है। लेकिन अल्टीमेटली लक्ष्य तो 2024 का ही है। और बिल्कुल सही, देखिए बात यह है कि आप एक बात कही थी कि आम लोगों के ऊपर आम लोग इतने मूर्ख नहीं है। बिल्कुल नहीं है, भारत की जनता मूर्ख नहीं है, लेकिन भारत के लोगों को अपने मतदाताओं को जागरूक बनाए रखने की बीजेपी राजनीतिक दलों की, इसीलिए समाज में राजनीतिक दलों का संदर्भ बना हुआ है। अगर अंगिक ना होते तो क्या, अगर हम अपने आप से जागरूक हो जाए, मुद्दों को समझ लें, अपने अधिकारों को समझ लें, अपने दायित्वों को समझ लें, तो राजनीतिक दलों और स्वयंसेवी संगठनों की आवश्यकता क्या है समाज में? राजनीतिक दलों की भूमिका है। अब आप याद कीजिए कि पश्चिम बंगाल में इसी सीबीआई के जो दुरुपयोग केंद्र बीजेपी सरकार ने, वहां के मुख्यमंत्री सीबीआई कार्यालय पहुंच गई, बहुत हल्ला हुआ कि तो मर्यादा का उल्लंघन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन पूरे का पूरा सत्ता मशीनी दबाव में आ गई। जो एग्रेशन सीबीआई का था वो रुक गया। निश्चित रूप से मैं उपाध्याय जी की बात से सहमत हूं कि कांग्रेस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। और जो अभी राज्यसभा के चुनाव में जो टिकट बंटवारा कांग्रेस ने, यह बताता है कि संघर्ष करने की मूड में है नहीं, ये संघर्ष करने के लिए तैयार है। अपने उन्हीं पुराने नेताओं को जिनका कोई जनाधार नहीं है, कहीं संघर्ष नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, उनको ला करके पुनर्स्थापित करने की कोशिश की। कांग्रेस सभा के चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर के बहुत निराश किया है आम आदमी को। जो इनसे विश्वास किया जा रहा था कि चिंतन शिविर के बाद एक संघर्ष की राजनीति तैयार करेंगे, उन लोगों को सामने लाएंगे जो संघर्ष कर रहे हैं और जनता के बीच में सक्रिय हैं, तीसरा पार्टी ने बहुत निराश किया। ऐसे लोगों को इन्होंने चुनाव मैदान में उतारा जो केवल और केवल राज्यसभा के लिए जिंदा है, कभी ये इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में सक्रिय नहीं हुए और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से बचते रहे, या कहीं कहीं इनका एक सीमित जनाधार है। चुके हुए लोग, आपने कहा कि 50 साल की उम्र के लोगों को आप टिकट नहीं देंगे, कर क्या रहे हैं आप? आपने कहा कि एक परिवार से एक व्यक्ति से ज्यादा आपको टिकट नहीं देंगे, कर क्या रहे हैं आप? आपने कहा कि आप युवाओं को, महिलाओं को, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को प्राथमिकता देंगे, किया क्या है आपने? तो आप अगर अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलेंगे, संघर्ष के रास्ते को नहीं इख्तियार करेंगे, तो आप उत्पीड़ित होते रहेंगे।
उत्पीड़न से वही बच सकता है कोई भी संगठन जो करने के लिए तैयार हो, और जो संघर्ष करेगा लोगों को संदेश देने में कामयाब होगा, आम आदमी उसे विश्वास करेगा। आवश्यकता अगर आप जनता से कुछ उम्मीद करते हैं तो आपको जनता के बीच में जाना ही पड़ेगा, यह बताने के लिए कि विकल्प के रूप में हम हैं और आपके संघर्षों के साथ हम चलते रहेंगे। और यह आज समय की मांग है सभी राजनीतिक दलों के साथ, और जिन जिन राजनीतिक दलों ने संघर्ष का रास्ता अख्तियार किया, जनता उनके साथ खड़ी रही। पश्चिम बंगाल आपके सामने उदाहरण है इसका, तमिलनाडु आपका इस बात का उदाहरण है, केरल के वामपंथी नेता इसके उदाहरण है। आरएसएस कार्यकर्ताओं की हत्या करने पर वामपंथी सरकार पर क्या क्या नहीं कहा गया, हुआ क्या? लोगों ने माना कि ये जो कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, और किस तरीके से चीजों को लेकर के नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। तो एक राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते आप कांग्रेस के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि आज क्राइसिस के इस दौर में सड़क पर उतरे और लोगों को विश्वास दिलाए। जी बहुत सारी बातें, और राज्यसभा को लेकर के खासकर हम लोग आगे भी चर्चा जरूर करेंगे। आज जो वक्त खत्म हो चुका है, आप लोगों से माफी मांगूंगा कि अब इस कार्यक्रम को समाप्त करना चाहूंगा, और आने वाले समय में अभी तो कल 2 तारीख है, कल क्या कुछ होता है, ईडी की तरफ से क्या कुछ आता है, और आगे सोनिया गांधी की पेशी होती है उस पर क्या होता है, और 10 तारीख को जो चुनाव है राज्यसभा का उसमें क्या कुछ निकल कर आते हैं, उससे पहले क्या बातें निकल के आती हैं, उससे पहले बहुत कुछ सियासत यहां बाकी है। और इस सियासत के बीच में जो कानून का राज है और उसके साथ साथ जो डर भय दिखाने की कोशिश हो रही है अलग अलग जांच एजेंसियों के जरिए, केंद्रीय जांच एजेंसियों के जरिए, उन सब पर भी निगाहें रहेंगी। बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी, जेपी सिंह साहब, सुनील शुक्ल जी और अमलेंदु उपाध्याय जी, आप चारों को बहुत धन्यवाद कि आप लोग जुड़े, इस चर्चा में आप लोगों ने भाग लिया, बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और साथ में हमारे तमाम साथी जो अभी तक जुड़े हुए हैं, अपनी बातें रख रहे हैं। जावेद इकबाल खान लिख रहे हैं कि मोदी सरकार 8 साल के अपने कुशासन के कारण हर मोर्चे पर विफल रही, अब चुनाव में हार का डर सामने दिखने के कारण कांग्रेस पार्टी और पूरे विपक्ष को अपनी सरकारी एजेंसियों के माध्यम से उलझाने का खेल खेल रही है। मदीना का मुसाफिर शुभ रात्रि, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज कह रहे हैं, आपको भी गुड नाइट। प्रमोद अग्रवाल जी कह रहे हैं कांग्रेस जिंदाबाद, राहुल गांधी शुड नेक्स्ट पीएम। और अफरोज आलम का कहना है कि सर क्या संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं हो सकता या है कि जिसका दूसरा सरकार को संवैधानिक संस्थाओं से दूर रखा जाए? अभी तो ऐसा नहीं है क्योंकि सरकार चलानी है, सरकार ही इन संस्थाओं को चलाती है, और बहुत ही चेक एंड बैलेंस का मामला है हमारे संविधान में, लेकिन उसका पालन अब नहीं हो रहा है, पहले होता था। संजय कुमार जी कह रहे हैं कि शुक्ला जी व्हाट अबाउट ईवीएम कंट्रोवर्सीज? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि 19 लाख ईवीएम जो हैं वो मिसिंग हैं, संजय के का लिखना है, और इसके बारे में क्या है, इस कंट्रोवर्सी को लेकर के कोई चर्चा नहीं होती है, और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में अभी तक उलझा हुआ है, अटका हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत ही एक 3 शब्दों को लगातार पिछली सरकारों के लिए बोलते हैं, अटकी लटकी भटकी, जो या अटका लटका भटका, तो ये यहां पर भी बहुत सारी चीजें उनके ऊपर भी लागू किया जा सकता है। और ऐसे मोहम्मद शरीफ हमारे साथ बने हुए हैं, सीमा खातून बनी रही, ओम प्रकाश तिवारी जी बने रहे, जावेद इकबाल जी हमारे साथ बने रहे, और प्रीतम दुग्गल जी हमारे साथ बने रहे। ऐसे तमाम साथियों, पकौड़ों का राजनीति को समझो तेल अडानी का, गैस अंबानी की, और बेसन बाबा रामदेव का। बिल्कुल पकौड़ों की ये राजनीति है, और इस राजनीति को समझिए। तब तक मुझे दीजिए इजाजत, और कल शाम 7 बजे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसे ही साथियों के साथ, कुछ खबरों के साथ, और साथ में आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक जो जुड़ते हैं, आप सबका इंतजार रहेगा। तब तक जुड़े रहिए हमारे दूसरे कार्यक्रमों के साथ। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब ब खैर।